हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 1। देखिए, यहाँ पर आज हम समानता के बारे में जानेंगे कि समानता का क्या अर्थ है और हमारे देश में हमें किस प्रकार से समानता के लिए क्या क्या अधिकार मिले हैं, संविधान ने हमें कैसे प्रोटेक्टेड किया है समानता को लेकर। ठीक है, तो वो सब बातें हम इस अध्याय के तहत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज, इसके अलावा एक दिवसीय एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं अब इस अध्याय की। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, अध्याय हमारा समानता है। देखिए, आपके सामने एक इमेज ये दिख रही होगी, एक लाइन देख रहे होंगे आप। यहाँ पे एक छोटे लाल किसान खड़ा है, मंजीत कौर शिक्षिका है यहाँ पर, तेजा सिंह व्यापारी है, ग्रीस राव एक छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार, सुजाता कुमारी घरेलू कामगार। ये जो लाइन है ये वाकई में लाइन ये मतदान की लाइन है, यानी यहाँ पर वोट पड़ते हैं, वो वोट के दौरान जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव के टाइम पर यहाँ पर कांता और सुजाता, यानी कांता ये जो है और सुजाता ये दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। बात स्टार्ट होती है समानता वाली। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वही बात कह रही हैं ये कि भाई कितनी अच्छी बात है कि सुजाता कि हम अब सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, और इनके जो मालिक हैं उनका नाम है जैन। ठीक है, जैन साहब करके इनके मालिक हैं और वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। तो इन्हें लग रहा है कि भाई हम भी इस लाइन में खड़े हैं, हमारे मालिक साहब भी इस लाइन में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम समानता की राह पर हैं, यानी हम समान हैं। ठीक है, यानी हम वोट डाल रहे हैं, हमारे जो मालिक हैं यानी पैसे वाले हैं वो भी वोट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में समानता है। ठीक है, आगे अगले ही पल क्या होता है भाई, वोट डाल के ये लोग वोट डाल देते हैं, यानी कि वोट जब जैसी बारी आई वोट डाले। ठीक है, तो यहाँ पर हर किसी कैंडिडेट का यही मानना होता है, हर किसी वोटर का यही मानना होता है कि हम वोट उसे डालें जो हमारा काम करे, हमारा विकास करे। तो इन्हें इनके मोहल्ले में जिसने किसी ने पाइपलाइन लगवाई है तो इसके फेवर में ये वोट डाल के आती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर अब ये देखते हैं, ठीक है, कि जैसे इनके जो मालिक साहब हैं जैन साहब, वो जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उनसे नमस्ते ये करती हैं। वो समझ जाते हैं भाई कि नमस्ते करने का क्या प्रयोजन है क्या नहीं, तो वो कहते हैं बाद में आना। ठीक है, बाद में जब ये घर दोनों महिलाएं कांता सुजाता लौट रही होती हैं तो यहाँ पर कांता बताती है कि इनकी बेटी जो है बीमार है। ठीक है, और पहले उसे क्या करना होगा, पहले भाई उसे अस्पताल ले जा नहीं सकती, उसे जो है पहले काम करना होगा और काम करने के उपरांत बाद में शाम के टाइम अस्पताल ले जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके भाई ये पहुंच जाती हैं। पहुंचते पहुंचते मतलब अपनी बेटी के यानी घर पर पहुंचती हैं, तो घर पर अपनी सबसे पहले बेटी को देखती हैं। बेटी को कहती हैं, आश्वासन देती हैं कि मैं शाम के टाइम लौट के आऊँगी, तब मुझे तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगी। ठीक है, रीज़न ये है कि भाई ये जिस बस्ती से बिलोंग करती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। आप देख पा रहे होंगे इमेज में भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, मतलब साफ़ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है, साफ़ सफाई ना के बराबर होती है, यानी मलिन बस्तियाँ जो बोलते हैं उस तरह की बस्तियाँ हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों सरकार इनके प्रति क्यों मतलब जो नगर निगम वगैरह क्यों जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, क्यों यहाँ पर नीरसता दिखाता है, वो आपके सामने क्लास 6 में आप सब ये चीज़ें पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर जब ऐसे पहुँचते हैं अपने मालिक साहब के यहाँ यानी जैन साहब के यहाँ, तो वहाँ पर वो तो एक एक कोना यानी कोने से अच्छे साफ करना, आप जानते ही हैं कि जैसे बड़े घरों में हैबिट होती है कि भाई ये साफ करना वो करना। ठीक है, ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है, एंड में क्या होता है भाई, पैसे मांगती हैं, तो इनकी जो मालकिन है वो पैसे तो दे देती हैं। ठीक है, लेकिन एक धमकी टाइप देती हैं कि पहले से पैसे मांगने की आदत मत डालो। ठीक है, आदत मत बना, मतलब एक सम्मानजनक तरीके से नहीं, एकदम गुस्सैल तरीके से। यानी कि एक तरह से मान लीजिए इन्होंने अपना जो अपनी मेहनताना मांगा है उसे मांगने में भी कोई अपराध हो गया, तो उस तरह से एकदम झल्लाते हुए झुंझलाहट के साथ कहती हैं अब आदत मत बनाना पहले पैसे मांगने की। तो मजबूरी ये है कि भाई गरीब महिला है तो गरीबों को अक्सर झुकना पड़ता है, तो भाई ये हाँ चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके शाम के टाइम अस्पताल में पहुंचती हैं। अस्पताल में आप देखते हैं भाई बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। उस लाइन में ये भाई नोटिस करती हैं कि भाई यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, सब गरीब व्यक्ति हैं जो लाइन में खड़े हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई गरीब व्यक्ति यानी कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, जो जैसे जैन साहब खड़े थे वोटिंग वाली लाइन में, उस तरह का कोई जैन साहब यहाँ वोटिंग वाली लाइन में नहीं खड़ा है। गरीब व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी। तब इन्हें समझ में आता है कि हमारे देश में समानता, यानी तब इन्हें ये समझ में आता है कि हमारे देश में समानता जो है वो वाकई में समानता है ही नहीं। ठीक है, यानी हम कहीं एक और तो अपने समानता की
की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं वहीं दूसरी ओर हमारे साथ विभेद हो रहा है। विभेद जैसे आपने देखा होगा, अब ये देख रहे होंगे यहाँ पर जो अस्पताल में खड़े हैं, अमीरी गरीबी का फर्क है, ये भी एक तरह के समानता का लक्षण नहीं है। यानी कि आप देख रहे होंगे अमीर लोग जो है उन्हें जल्दी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं, गरीबों को जो है घंटे भर धक्के खाने पड़ते हैं, भाई लाइन में लगो, ये करो वो करो, ठीक है। तो इन्हें ये बात अपने माइंड में, इनके माइंड में समझ में आ गई। यानी इन्होंने ये कहा है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े हों, लेकिन अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता है। हकीकत बात है, उनके पास पैसे हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास गए, वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ा, ठीक है। ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्हें लाइन नहीं लगानी पड़ी, पैसे दिए, काम हो गया। लेकिन गरीब लोग हैं, इन्हें हर बात के लिए बेचारों को दबाया जाता है। इन्हें ये बात अब समझ में आने लगी कांता को कि भाई वोट हमसे ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें समानता में नहीं है, जितनी होनी चाहिए, जितनी हमें प्रदत्त की गई है संविधान में उतनी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है जो मताधिकार की समानता। सबसे पहले हमारे देश में यही समानता स्टार्ट होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक की अवधारणा में यही होता है कि भाई यहाँ पर जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यहाँ पर शासन करता है, और उसका एक समय सीमा, उसकी नियत होती है, तय होती है, यानी उतने साल के लिए शासन करता है। यानी हमारे यहाँ के लिए समय सीमा 5 वर्ष है। ये 5 वर्ष के बाद वो जो है कैंडिडेट हट जाता है, उसके बाद पुनः चुनाव होते हैं। यानी यहाँ पर जनता जनार्दन जो है सर्वोपर रखी गई है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो वोट डालने वाली प्रक्रिया है उसे आप जानते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ वोट डाले जाते हैं। यानी हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर का जो भी कोई कैंडिडेट है और जिसका वोटर लिस्ट में नाम पंजीकृत है, वो उसे मत डालने का अधिकार है। ये बात आप जो प्रीवियस कक्षा है, क्लास 6 है, वहां पर पढ़कर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहानी का प्रारंभ देखा कि भाई वोट डालने की लाइन से स्टार्ट हुई, ठीक है। और यहाँ पर इसने ये देखा कि भाई वोटिंग वाली लाइन में सब समान थे। वोटिंग वाली लाइन में तो भाई अमीर गरीब सभी एक लाइन में खड़े होकर वोट डाल रहे थे, लेकिन जब सुविधाओं की बात आई तब यहाँ पर खाई क्यों, ठीक है। यानी इसके माइंड में जो कांता है उनके माइंड में एक ही बात आई कि जब भाई सुविधाओं की बात आई, जब हमारे मूल अधिकारों की बात आई, ठीक है, मौलिक सुविधाओं की, मौलिक आधारभूत संरचनाओं की बात आई, आधारभूत सेवाओं की बात आई, तब हमारे साथ विभेद क्यों हो रहा है। ये इनके माइंड में फिर से ये बात कहीं ना कहीं उठ कर आई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही बात कही गई है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो भारत जैसा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, इसमें सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, ब्रैकेट में 18 साल से ऊपर, ठीक है। चाहे इनका धर्म कोई भी हो, ठीक है, या फिर शिक्षा का स्तर कोई भी हो, जाति कुछ भी हो, गरीब हो या अमीर हो, इन्हें मत डालने का अधिकार है, और इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप पहला पॉइंट लिख लेना। यानी मताधिकार में हमारे यहाँ ये अधिकार है कि भाई कोई भी धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, यानी किसी की कोई भाषा हो, मूल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 18 साल से ऊपर है, भारत का नागरिक है, उसका पहचान पत्र बना हुआ है, यानी कि आप मतदाता लिस्ट में पंजीकृत है, वो वोट डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है, वहाँ पर ना स्त्री पुरुष ये भी नहीं देखा जाएगा स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है, समान हमारे यहाँ अधिकार है। तो समानता का जो हमारा जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है हमारे, ये समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि ये यहाँ पर ये घोषित करता है कि देश का वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर कोई भी हो, जाति कुछ भी हो, वो एक यानी कि वोट डालने का हकदार है, एक वोट का हकदार है, अपना खुद का एक वोट का हकदार है, उसकी जाति कुछ हो, आर्थिक स्तर कुछ भी हो, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाली अवधारणा में समानता ऐड हो रही है। यानी यहाँ पर इस यानी आर्टिकल का कहने का मतलब ये है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है उसमें आपकी समानता का विचार ऐड हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, तो आप ये पहले का सब पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बताया गया कि भाई वोट देने के लिए सब उत्सुक थे, क्योंकि भाव ने सबको लग रहा था सब बराबर हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता के मन में समानता को लेकर वास्तविक अर्थ समझ में आने लगा कि वाकई में वास्तविक अर्थ क्या हम वोट डालने मात्र ही हैं, क्या हमारा ये छलावा होता है हमारे साथ। वाकई में अगर देखा जाए भारत जैसे लोकतंत्र में तो गरीबों के साथ छलावा ही होता है, ठीक है। उन्हें वोट की लाइन में तुम्हें दिखा दिया जाता है, अरे आप सबसे ऊपर हो, पैर छू लिए जाते हैं, मतलब राशन दे दिया जाता है कि अरे आपसे ये चलता है वो चलता है, और यकीन मानिए चुनाव होने के बाद सब वादे, सब जो योजनाएं होती हैं इनके लिए धरी की धरी रह जाती हैं। यानी कि जो योजनाएं इन्हें मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं पाती हैं, ठीक है। आपके सामने हकीकत है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कभी भी रियल पर्सन को कुछ नहीं मिल पाया है, ठीक है। योजनाएं मिलती भी हैं, आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि भाई गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपये चलाती है, ऊपर से वो गरीबों तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये रह जाता है, यानी 90 रुपये बीच में ही खा लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति आप वर्तमान में झेल भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं। तमाम योजनाएं चलाई गई हैं कि भाई जनधन योजना के तहत खातों में रुपये आएगा ये, लेकिन फिर भी वो योजनाएं कहीं ना कहीं सफिशियंट नहीं है, ठीक है। इतनी सारी योजनाएं तमाम चलाई जा रही हैं, फिर भी रियल में गरीब जो है उन्हें हक नहीं मिल पा रहा है। ना मिल पाने का रीजन ये है कि भ्रष्ट तंत्र है, जो गरीब एनलिस्टेड होने चाहिए वो एनलिस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सूची नहीं बन पा रही है। उसमें देख पा रहे होंगे आप कि रसूखदार लोग हैं, उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि वहां पर भेज दिए हैं गरीबों के रूप में। तो इस तरह की ये अव्यवस्थाएं आपके देश में देखने को मिल जाएंगी, और ये आप सभी से छुपी नहीं है, आप सब लोग धरातली स्तर पर अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर कांता की जो शंका है उसके बारे में विचार कर लेते हैं। देखिए, कांता जो है एक झोपड़पट्टी में रहती है, यानी मलिन बस्ती में रहती है, ठीक है। इसके पीछे एक नाला है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि भाई यहाँ मलिन बस्ती होगी, गंदगी रहेगी, तो वहाँ यकीन मानिए कि वहाँ पर बीमारी भी पनपेगी, बीमारी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि लेकिन वह काम से एक दिन भी छुट्टी नहीं ले सकती, यानी बेटी बीमार है फिर भी काम की छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उधार लेने हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि इसके पास इतना पैसा भी नहीं है, ठीक है। ऊपर से उधार लेने के बाद भी इसे जो है वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है घंटे भर। लाइन में लगने के बाद डॉक्टर फिर अपना देखता है इलाज करे या नहीं करे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो इसके मन में वही सवाल आ रहा है कि भाई वोट वाली लाइन में हम समान हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आएगी, मूलभूत सुविधाओं की बात आएगी, तो फिर हम वंचित क्यों हैं, ठीक है। वंचित का मतलब वही निकल के आता है इसके माइंड में कि वाकई में हमारे यहाँ समानता अभी भी एक दूर की बात है, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ देश में एक तो ये समानता के बारे में आपने देख ली, वोटर अधिकार के बारे में कि बताया गया कि किस तरह से लोगों से वोट लिया जाता है, उस वोट लेने के उपरांत भी समान नहीं होते हैं, वो तो आपके माइंड में अवधारणा क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रकार की कुछ असमानताएं भी हमारे देश में व्याप्त हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया होगा कि यहाँ वही कई लाइन लिखी गई, कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, मताधिकार का भी प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है, यानी कि कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं समानता नहीं है। जैसा कि आपने देखा भी था कि इनकी मालिकिन उन्होंने इनसे अपना मेहनताना मांगा है और वो उन्हें डांट लगा के कह रही है कि पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, यानी कि इन्हें जो भी काम है, चाहे बेशक साफ सफाई का काम क्यों ना हो, एक सम्मान तो है उसका, यानी एक व्यक्ति की गरिमा तो है, ठीक है। यानी कि गरिमा से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि सामने वाले व्यक्ति को, कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को सम्मान के योग्य समझे, उसे गरिमा कहते हैं, ठीक है। तो यानी इनकी गरिमा का हनन हो रहा है जिस तरह से शब्द बोल रही है ये, तो कहीं ना कहीं समानता तो नहीं है। ये बात आपको स्पष्ट आई कि कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी की खाई मेंटेन है, ठीक है। अब अमीरी गरीबी की खाई तो आपने देख ली, अब आगे कुछ और असमानताएं व्याप्त हैं वो भी देखेंगे। देखिए, भारत की अगर बात कही जाए यहाँ पर, ठीक है, तो भारत में दूसरी तरह की जो असमानताएं व्याप्त हैं, इनमें से एक जातिगत व्यवस्था है, और जातिगत व्यवस्था के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे शायद। आपके यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं मुझे भी इंक्लूड करके, ठीक है, मैं इससे छूता नहीं हूँ, मुझे भी इंक्लूड करके, अगर मान लीजिए मैं अगर जातिवाद न मानता हूँ तो मेरे घर वाले, यानी कहीं ना कहीं समाज कहीं ना कहीं दबाव तो बनाता ही बनाता है, तो मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए, मुझे अलग मत छोड़िए, ठीक है। नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर आपने काउंट नहीं किया, मैं खुद अपने आप को काउंट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी जातियों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनमें से चाहे मैं हूँ या आप हो, कुछ लोग यहाँ पर उच्च वर्ग के हैं, कुछ लोग यहाँ पर निम्न वर्ग के हैं, ठीक है। अब आप समाज में एक बात तो जानते हैं, सदियों से आपने देखा है कि समाज का निचला वर्ग था, उसके साथ शोषण हुआ है, अधिकतर शोषण हुआ है, जैसे शूद्र वर्ग कहते हैं, शूद्र वर्ग के साथ हमेशा शोषण हुआ है, और शूद्र वर्ग में भी दलित वर्ग है, उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार भी हुए हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें आप पहले से पढ़कर आए हैं, जानते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही कहा गया है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट यानी कि आपका अन्य असमानताओं में आप देखेंगे अन्य प्रकार की असमानताओं, ठीक है। पहली है जातिगत व्यवस्था, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना, भारत में प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेना। अब देखिए, जातिगत व्यवस्था की अगर बात करें तो आप ये बात जानते हैं, ग्रामीण परिवेश में लोग जाति के बारे में जल्दी अवगत हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश इस तरह का होता है कि भाई वहाँ पर बार बार बताया जाता है कि भाई वो फलानी जाति का मोहल्ला है, वो फलानी जाति का मोहल्ला है, वहाँ पे फलानी जाति के बच्चे खेलते हैं, फलानी जाति के, इस तरह की आज भी अवधारणा बनी हुई है कि वो फलानी जगह पे मत जाना, वो फलानी जाति वालों का नल है, फलानी जाति वालों का कुआं है, ठीक है। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी ग्रामीण परिवेश में। तो गाँव के जो बच्चे होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, वो जातिगत अनुभव यहाँ पे लिखा भी है बहुत छोटी आयु में उन्हें हो जाता है, लेकिन हो सकता है शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो उन्हें जातिगत अनुभव देर से होता हो, यह यहाँ पर भी लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई शहरी क्षेत्रों के मन में जातिगत अनुभव नहीं है, इन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन आते हैं शहरी लोगों के, उनका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि शहरी लोग भी जो जातिगत बीमारी है उससे अछूते नहीं है। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, कुर्मी क्षत्रिय, बीएससी, माइक्रोबायो, एमएससी, बीएड, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज है, सजाती वर चाहिए, लड़की के लिए वर चाहिए, ये सजाती वर, सजाती का मतलब सेम जाति का, ब्राह्मण, जोजी दिया, बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल, गोत्र ये उनका लिखा हुआ है, गौर वर्ड है, एमए 3 विषयों में, ठीक है। इनके लिए ब्राह्मण, सर ब्राह्मण मान्य, सभी तरह के ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मणों में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, ठीक है, तो उनमें सभी तरह के ब्राह्मण मान्य, तोमर राजपूत हैं,
ठीक है। तो राजपूती कन्या के लिए यहाँ पर लिखा है राजपूत कन्या चाहिए इनके लिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं लोगों की शैक्षणिक योग्यता देख के अनुमान लगा सकती हैं कि भाई शैक्षणिक योग्यता इनकी अच्छी खासी है, तो कहीं ना कहीं शहरी लोग ही होंगे, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये शहरी लोग ही इस तरह में ज़्यादा विश्वास रखते हैं अखबार वगैरह में। ग्रामीण परिवेश में आज भी अखबार वगैरह के विज्ञापन में शादी वगैरह प्रचलन बहुत ही कम है, बहुत ही ना के बराबर है। शहरी परिवेश में एक आम बात है, ग्रामीण यानी विज्ञापन वगैरह निकालकर शादी करना एक आम बात है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन विज्ञापनों में जातीयता की झलक आपको साफ साफ दिख रही है। कहने का मतलब आपका इस किताब का इस लाइन का अर्थ यही है कि भाई जातीयता की जो झलक है उससे ना ही हमारे गांव अछूते हुए हैं और ना ही हमारे शहर अछूते हुए हैं। वो अलग बात है कि भाई शहरी परिवेश में जातीयता का अनुभव थोड़ा लेट होता है, लेकिन होता जरूर है। लोग कहीं ना कहीं वहां भी ग्रसित हैं, ठीक है। यानी शहर छूटे हुए नहीं है, यानी आपके सामने उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है किताब में, ठीक है। तो वो आपके सामने दिखाया गया है, जैसे दिखाया गया है कि 23 साल की 5 फुट 3 इंच की स्लिम गोरी जो BE है कंप्यूटर साइंस से छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए जो स्वजाति मैचिंग वर्क चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप जो देखते होंगे कि भाई लड़कियों के जो निकलता है, यानी कि हर संडे को निकालते हैं, ठीक है, विवाह वाला, तो वो आप देखते होंगे। अब देखिए जाति के बारे में यहाँ पर वही वर्ड आ गया एक दलित वर्ड, जो जिसका वर्णन आप पहले भी जानते हैं, ठीक है। दलित का अर्थ आप जानते हैं कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके जो दलित वर्ग है वो संकेत देता है कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी होता रहा है, ठीक है। तो दलित शब्द से आप, दलित अवधारणा से आप अवगत हैं, जो प्रीवियस कक्षा है वहाँ के आप पढ़कर आए हैं। देखिए दलित वर्ड मैं यहाँ पे फिर से लिखवाऊंगा नहीं, आप ये टेंशन ना लें, मैं फिर से रिपीट नहीं करवाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, आप पढ़कर आए हैं, लिख भी चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, कि दलित का मतलब क्या है, हर जगह आप पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि समाज का एक ऐसा तबका था किसी समय और आज भी है जिसके साथ घोर भेदभाव हुआ, लेकिन संविधान बनने के उपरांत फिर इनके साथ कुछ ऐसी सहूलियत भरे कदम उठाए गए जिससे ये वर्ग भी ऊपर उठ पाया, ठीक है। लेकिन फिर भी उतनी मात्रा में, उतनी जो है कहा जाए, उतनी जो है तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया वर्ग जितना यहाँ पर प्रयास किया गया था। लेकिन अभी भी सरकार जो है इनके लिए प्रयत्नरत है। तो यहाँ पर उसी दलित वर्ग में से एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल ये देने वाले व्यक्ति हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि एक राइटर हैं, और इनकी आत्मकथा जो है झूठन, ये काफ़ी बार पूछी भी गई है एग्जाम में, ठीक है। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है झूठन के नाम से। इन्होंने उस आत्मकथा में अपना अनुभव जो है, दलित होने का एक अनुभव है, वो अनुभव साझा किया है। जैसे आपने सुना था डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो अपना अनुभव साझा किया था, किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया स्टेशन पर। यानी स्टेशन पर वो एकदम सज धज के एकदम बैठे थे वहाँ पर, ठीक है, यानी जैसे होने चाहिए जेंटलमैन टाइप, ठीक है। उन्हें देख के लग रहा था कि भाई किसी अच्छे घर से होंगे ये। जैसे ही वहाँ पर स्टेशन मास्टर उनसे उनकी जात पूछी तो वैसे ही उसकी दम निकल गई, ठीक है। ये उन्होंने खुद अपना वर्णन किया था और आपने क्लास 6 में पढ़ा भी था वर्णन, ठीक है। देखिए मैं सभी जितनी सब कहानियां किस्से जो हैं वो आपके इर्द गिर्द, यानी कि जो आप पढ़ चुके हैं वही उठाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि भी जो है वो दलित वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि जो कास्ट है अपने यहाँ, ठीक है, उस कास्ट का जो पेशा रहा है, अगर आप देखेंगे, वैसे अगर वाल्मीकि को उठा के देखा जाए तो वाल्मीकि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग इनसे इतना भेदभाव करते हैं। यानी रामायण के आप रचयिता आप बोल सकते हैं, रामायण के लेखक बोल सकते हैं, वो महर्षि वाल्मीकि थे, ठीक है। यानी हमारी सीता माता को शरण देने वाले जो प्रसिद्ध ऋषि थे जो वो थे वाल्मीकि थे। लेकिन फिर भी इस वर्ड से लोग पता नहीं नफरत क्यों करते हैं। हो सकता है कि भाई इनके काम की वजह से धीरे धीरे करके लोगों में एक नफरत बैठी हो, लेकिन अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाए तो इस वाल्मीकि जो है वर्ड, ठीक है, इसका इतना भी निम्न रोल नहीं रहा है, ठीक है। यानी अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाए, आपके सामने एग्जाम्पल मैंने पेश किया रामायण का, ठीक है, आप ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जन्म 1950 में हुआ, 2013 में मृत्यु हुई। ये प्रसिद्ध लेखक, दलित लेखक थे और इन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन लिखी। आत्मकथा का नाम ही इनका क्या है, जूठन, ठीक है। तो जूठन में इन्होंने अपना जिक्र किया है, वो कहानी है, कहानी में सुना देता हूँ, कहानी लिखने से कोई फायदा तो है नहीं, तो कहानी सुना देता हूँ। यहाँ पर ये बताते हैं जैसा आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ विभेद होता था, वही विभेद इन्हें भी सामना करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि स्कूल में दूसरों से इन्हें अलग बैठना पड़ता था, जमीन पे बैठना पड़ता था, अपनी चटाई लानी पड़ती थी, कभी कभी चटाई छोटी पड़ जाती थी, या फिर ये भी होता था कि एकदम उन्हें पीछे बैठना पड़ता था, यानी कि जल्दी आ गए क्लास में, लेकिन फिर भी क्लास में क्या हुआ कि सबसे पीछे उन्हें पटक दिया। पीछे क्या हुआ, भाई कभी कभी गेट के सहारे बैठना पड़ता था, ठीक है, वहां से अक्षर भी कभी कभी धुंधले दिखाई देते थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, इन्होंने जिक्र किया कि भाई इनके जो प्रधानाध्यापक थे यानी कि प्रिंसिपल महोदय जो थे, इन्होंने ओम प्रकाश से कहा कि भाई आप स्कूल और खेल का मैदान में झाड़ू लगा दें, ठीक है। अब ये छोटे से बच्चे थे उस समय, ज़्यादा बड़े थे नहीं हुआ, ठीक है, ऐसी तीसरी चौथी में पढ़ते होंगे। अब मैदान जो था वो लंबा चौड़ा था, ठीक है, इनसे भी बहुत ज़्यादा कई गुना बड़ा था।
जिसे साफ करने में इनकी कमर जो थी, कमर दर्द के मारे झुक गई, ठीक है। पूरा चेहरा जो था वो धूल से सन गया, अट गया, ठीक है। मुंह के भीतर से लेकर धूल चली गई। ये जिस समय झाड़ू लगा रहे थे उसी समय इनके सहपाठी यानी इनके क्लास के और बच्चे कक्षा में अध्ययन कर रहे थे, वो इन्हें झाड़ू लगाते हुए देख रहे थे, ठीक है। और हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह उनकी इनकी तरफ थी। चूंकि ये भी दलित थे तो स्कूल में जो सार्वजनिक पीने वाले पानी वगैरह के मटके वगैरह होते थे, ठीक है, या नल वगैरह होते थे, हैंडपंप वगैरह, उनसे इन्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। पानी पीने के लिए या तो इन्हें किसी से आग्रह करना पड़ता था, तो वो दूर से पानी वगैरह डाल के पिलवाते थे। ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में भी, ठीक है। अब सब लोग इन्हें तमाशा की तरह देख रहे थे। लगभग 2 दिनों तक इनसे यही कार्य करवाया गया, यानी बाद बाकी इनके सहपाठी क्या वो करते थे, क्लास में अध्ययन करते थे, लेकिन ये बेचारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है झाड़ू लगाते थे। एक दिन क्या हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो है पिताजी वहां से गुजर रहे थे। इन्होंने अपने बेटे को देखा कि भाई इनका बेटा मैदान में झाड़ू लगा रहा है, छोटा सा बेटा है, ठीक है। तो ये रुक गए, ठीक है। और रुकने के बाद जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी थे उन्होंने साहसपूर्वक, ठीक है, उन्होंने ये परवाह नहीं की हम दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने साहसपूर्वक जो है सामना किया किसका, प्रिंसिपल महोदय का, ठीक है। यानी ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए मुझे सर में सबको सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मास्टर हुओ इसलिए हम जा रहे हैं, लेकिन इतना याद रखना ये यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में पढ़ेगा। यानी कि वो मदरसा था, ठीक है। यानी एक्चुअल में जो पढ़ने का स्थान था वो मदरसा था। मदरसा हो या विद्यालय हो, सब में विभेद देखा गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, इन्होंने ये भी कहा कि और ऐसा नहीं है कि इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने के लिए, यानी कि ये जरूरी नहीं है केवल यही पढ़ रहा है, और भी लोग इसी हमारी जात से पढ़ने आएंगे। इसने उन्होंने मतलब साहसपूर्ण ढंग से एक बात कही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी आपके सामने, एक कहानी तो आपके सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, जिनके उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन लिखी, ठीक है, कि दलित बालक के बारे में उनके क्या अनुभव थे। तो आपने एक तो अनुभव यहाँ पर किया कि हमारे यहाँ जातीयता के आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ एक भेदभाव तो क्या है, प्रचलित असमानताओं में एक भेदभाव जातिगत व्यवस्था के आधार पर है। दूसरा भेदभाव हमारे यहाँ किस आधार पर होता है, वो होता है धार्मिक आधार पर। यानी सेकंड भेदभाव हमारे यहाँ किस आधार पर होता है, वो होता है हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर, ठीक है। यानी यहाँ पर लिख लेना धार्मिक आधार पर भेदभाव, ठीक है। यानी आपके यहाँ सेकंड भेदभाव जो है धार्मिक आधार पर होता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। यानी दूसरी कहानी भी में एक घटना है, यानी पहली कहानी में तो आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी बताई गई, अब दूसरी कहानी जो धार्मिक आधार पर है। यहाँ पर श्री और श्रीमती अंसारी जी, जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, मॉब्डन है, मुस्लिम है, ठीक है। ये शहर में एक किराए का मकान ढूंढ रहे थे, ठीक है। और ये पैसे वाले भी थे, इसलिए किराए देने में इन्हें कोई समस्या नहीं थी। प्रॉपर्टी डीलर के पास गए मकान ढूंढने के लिए, क्योंकि शहरों में क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर के जरिए जल्दी मकान बन जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हमें एक खाली मकान चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वही बात बताई गई है कि भाई जब ये मकान ढूंढने गए, ठीक है, और अंसारी दंपति को मकान एक मिल गया, ठीक है। वहाँ पर जब इन्होंने एंट्री की, मकान मालिक ने जब इनका नाम सुना तो बहाने बनाने लगी, ठीक है। उसने कहा कि हम भाई जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, यानी उसके माइंड में यही आएगा मुस्लिम है तो नॉन वेजिटेरियन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो हम इन्हें मकान नहीं देंगे, ठीक है। उन्होंने जो बिल्डिंग की मालिक थी उसने कहा कि कोई भी इस बिल्डिंग में मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जब इस समय ये खड़े थे, जब ये बातें चल रही थी, मकान मालिक ने इनसे शब्द कह रही थी कि हम मांसाहारी व्यक्तियों को नहीं देते मकान, तभी प्रॉपर्टी डीलर और जो आपके अंसारी दंपति हैं, ठीक है, ये दोनों लोग यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, ठीक है। यानी कि ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ये बात हमसे ये महिला बोल रही है, जबकि पड़ोस में से मछली पकाने की गंध लगातार आ रही थी। यानी उस बिल्डिंग में से मछली पकाने की गंध आ रही थी। यानी कहीं ना कहीं ये उन्होंने अपने नाक से सूंघी गंध को, तो उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसमें लोग नॉन वेजिटेरियन भी लोग रह रहे हैं, लेकिन हमें मकान न दिया। उसका रीजन क्या है कि हमारा धार्मिक आधार पर, यानी इन्होंने हमारे साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव किया। अगली जगह ये गई, अगली जगह भी यही बहाना बनाया गया, सेम बहाना बनाया गया, ठीक है। तीसरे मकान में भी तीसरा मकान पसंद आया, वहां भी बहाना बनाया गया, ठीक है। इसके लिए बात फिर क्या किया गया, फिर प्रॉपर्टी डीलर इनसे कहता है कि श्रीमती अंसरी और श्रीमती अंसारी जी, आप अपना जो नाम है वो श्री और श्रीमती अंसारी की जगह कुमार रख लीजिए, ताकि आपको जल्दी से मकान मिल जाए, ठीक है। लेकिन चूंकि ये गरिमा की बात थी, यानी कहीं ना कहीं एक ना एक सम्मान की बात थी, तो अंसारी दंपति ने अपना नाम चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। अंत में लगभग 1-1.5 महीने बाद उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जगह एडजस्ट करके मकान मिल गया, ठीक है। तो आपके सामने 2 कहानियां थी। एक कहानी में आपने देखा था कि एक कास्ट के आधार पर, ठीक है, यानी कास्ट के आधार पर विभेद किया गया, दूसरे में रिलीजियन के आधार पर किया गया, ठीक है। दोनों में ही विभेद किया गया। यानी कि अगर हम देखें हमारे यहाँ जो असमानता है उसमें जातिगत फैक्टर भी आ जाता है और धार्मिक फैक्टर भी आ जाता है, कि बहुत बार आपने देखा होगा कि फिर धार्मिक आधार पर भी हमारे साथ विभेद किया जाता है, ठीक है।
बहुत बार धार्मिक आधार पर हमसे विभेद किया जाता है, हमारी मान्यताओं हमारी विश्वासों के साथ विभेद किया जाता है, ठीक है। तो वो बात आपके सामने कही गई है। अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक इसी में आ जाता है, मानवीय गरिमा का मूल्य, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग गरिमा का जो अर्थ है वो आप लिख लीजिए, क्योंकि मैं बोलता जाऊंगा लेकिन आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो गरिमा का अर्थ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, वो आप उसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका तात्पर्य क्या है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है, ये गरिमा होती है, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। अब पहुँचते हैं वो उसी टॉपिक पर जो हम अभी देख रहे थे, ठीक है। यानी जो हम टॉपिक अभी देख रहे थे उसी टॉपिक पर हम पहुँच चुके हैं। देखिए मानवीय मूल्य की गरिमा का मूल्य, ठीक है। इसके लिए आपके बगल में ये इमेज देख रहे हैं आप, ये इमेज जो है एक मूवी का सीन है, ठीक है। और ये इमेज भी आप समझ गए होंगे देख के, और आपके माइंड में उस मूवी का नाम भी याद आया होगा अगर आपने पुरानी मूवियाँ देखती हैं तो। ये अमिताभ बच्चन की एक बहुत चर्चित फिल्म है जिसका नाम है दीवार, ठीक है। तो 1975 में बनी दीवार फिल्म का एक दृश्य है जहाँ पर एक जूते पॉलिश करने वाले के रोल में जो है अमिताभ बच्चन है यहाँ पर एज ए चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसे फेंक कर पैसे देते हैं, तो वो यहाँ पर इनकार कर देता है पैसे उठाने से, ठीक है। कि वो आज वो यानी कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी यहाँ पे फेमस हुआ था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं चाहे हमारा छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप हमें इज्जत के साथ पैसे उठा के दीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम गरीब हैं और हम छोटा काम कर रहे हैं तो आप हमें फेंक के पैसे देंगे, ठीक है। तो 1975 में बनी ये दीवार फिल्म का डायलॉग आज तक बहुत चर्चित है, बहुत प्रचलित है। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि ये डायलॉग कहा भी जाता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ठीक है। कि अमिताभ बच्चन का ही डायलॉग है ये, ठीक है। अगर आपने मूवी नहीं देखी हो और कभी टाइम मिले तो मूवी देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मानवीय गरिमा का मूल्य बताया गया है कि भाई मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। यहाँ पर वही कहा गया है कि प्राय कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जिनके साथ असमानता का व्यवहार इस वजह से केवल होता है कि इनका जन्म किसी जाति में या लिंग या धर्म बेसिस में हुआ है, ठीक है। और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं, फिर भी उनके साथ विभेद होता है। जैसा कि आपने देखा कि भाई दलित वर्ग में एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और वो उसका परिवार जो है उसकी आर्थिक स्थिति सही है, फिर भी उसके साथ विभेद हो रहा है। ये इसका एग्जाम्पल आपके सामने कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। जैसा कि आपने देखा है क्लास 6 में कि भाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता जो सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए अच्छे खासे कपड़े पहने स्टेशन में बैठे थे। तो भाई स्टेशन मास्टर को जब ऐसे ही पता चली इनकी जात, तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया कि भाई ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि विभेद नहीं होता है, विभेद होता है, यानी किसी के साथ जातिगत आधार पर होता है। यानी कोई व्यक्ति आप देखते होंगे जातिगत आधार पर भी बहुत ज़्यादा धनी है लेकिन फिर भी उनके साथ विभेद होता है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के साथ निम्न वर्ग के हैं, पैसा नहीं है तो विभेद हो रहा है। कुछ व्यक्तियों के साथ गरीबी होने की वजह से विभेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके माइंड में चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि जो विभेद है वो जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है, दोनों के साथ, ठीक है। और इस दोनों कारणों की वजह से इन दोनों व्यक्तियों की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आपने महसूस किया है। यानी एक व्यक्ति को स्कूल के दिनों के दौरान झाड़ू लगाने से गरिमा को ठेस पहुंची, वहीं दूसरे व्यक्ति को जब वो कमरा ढूंढ रहा था उस समय उसे लोगों ने कहा कि भाई आप मांस खाते हो, हम इसलिए यहाँ पे मकान नहीं देंगे, जबकि उसी बिल्डिंग में कुछ लोग मछली पका के खा रहे थे, उसकी बदबू आ रही थी, महक आ रही थी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह से भेदभाव हुआ, जातिगत आधार पर भी हुआ और धार्मिक आधार पर भी हुआ, ठीक है। लेकिन भेदभाव का मतलब ये नहीं है कि भाई अमीर व्यक्ति है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आपके सामने अगर एग्जाम्पल पेश करना हो कि भाई कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि अमीर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं, अमीर व्यक्ति के साथ भी भेदभाव होता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके सामने एक यूनिक एग्जांपल है इसकी। यानी अम्बेडकर का एग्जांपल आपने क्लास 6 में पढ़ा भी था, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप अपने माइंड में निकाल दीजिए कि भाई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मानवीय गरिमा का मूल्य में ये लाइन केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेना, ठीक है। तो आपके माइंड में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता का क्या रोल है, यानी भारतीय लोकतंत्र समानता के परिप्रेक्ष्य में क्या कर रहा है, समानता को लेकर कितना मतलब सक्रिय है वो देखेंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि भारत में संविधान, ठीक है, यानी हमारी जो भगवत गीता मान लें या फिर हमारे लिए बाइबल कुरान जो भी मान लें देश के लिए, यानी नियमों कानूनों का संग्रह जिसके देश चलता है वो हमारे संविधान के नियमों कानूनों से चलता है, ठीक है। यानी संविधान जो है आप देश की बाइबल गीता कुरान जो भी समझना हो समझ सकते हैं। यहाँ पे संविधान वह पुस्तक है जिसमें आपके देश से संबंधित नियमों और कानूनों का संग्रह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भारतीय संविधान है वो सब व्यक्तियों को समान मानता है,
ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हों, स्त्री हों, किसी जाति के हों, धर्म के हों, शैक्षिक हों, या फिर पढ़े लिखे ना हों, या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि संबंध रखते हों, ठीक है, ये सब समान माने जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर ये नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है अच्छा खासा और तो उसके साथ मतलब समानता नहीं होगी, कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उसके साथ समानता नहीं होगी। यानी कानून की नज़रों में सभी समान है। अगर कोई अपराध करता है तो समान दंड दिया जाएगा। जो भी अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए उसे समान दंड दिया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि भाई व्यक्ति फलानी जाति से है, उच्च वर्ण का है तो उसे कम दंड दे दें, निम्न वर्ण का ज़्यादा दंड दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ संविधान में समानता का प्रावधान रखा गया है, ये बात आप जानते हैं और पिछली कक्षाओं से आप पढ़ते भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी समानता के संदर्भ में। आप देख पा रहे हैं हमारे संसद, ठीक है, यानी हमारा जो पार्लियामेंट है उसका प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है कि हमारे संसद में दिखाया गया है कि हमारे स्तंभ में पिलर्स हैं, उन पिलर्स में यहाँ पर एक ह्यूमन चेन दिखाई गई है, यानी ह्यूमंस को पिलर के रूप में दिखाया गया है। बताया गया है कि हमारी संसद का निर्माण जो है विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न लिंग, समुदाय, संप्रदाय के लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है, मैंने बाकी में संसद के अंदर आपको विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, ठीक है, यानी SC ST OBC जनरल, ठीक है, जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर सभी जातियों के लोग मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसी वजह से प्रतीकात्मक रूप में संसद को इस तरह से दिखाया गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये सब ये देख पा रहे हैं, ये प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है वर्णन, यानी कि ये सब लोग कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट को पूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम जो है विविधता में एकता वाले देश हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है। तो हमारे इस विविधता में एकता वाले देश में यहाँ पर जो भेदभाव है, भेदभाव भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कहा भी गया है यह जो है खत्म नहीं हुआ है, यानी हमारे संविधान ने सबको समान बता दिया है, तो खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समान व्यवहार सिद्धांत को मान कर दिया गया है। जहाँ पर पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब क्या है संविधान में, ठीक है, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। ये संविधान की वजह से आज की डेट में, पहले क्या था कि संविधान से पूर्व जो था कि हमारे देश में समानता के लिए कोई कानून नहीं थे। आप देखते होंगे राजा रंक का जो गैप था कि राजाओं के लिए विशेष अधिकार थे, प्रजा के लिए कुछ अलग अधिकार थे। अब हमारे देश में ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी हो, देश का नागरिक है, सबको समान अधिकार है। तो वो बात यहाँ पर कही गई, आप पहले का सब पॉइंट लिख लेना। देखिए, समानता का अधिकार जो है हमारे यहाँ दो तरह से सुनिश्चित होता है, वो बात यहाँ पर कही गई है। एक तो हमारे यहाँ समानता को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान आपका किसका है, संविधान का है, संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, यानी संवैधानिक प्रावधानों में प्रथम कानून में ये कहता है कि हर जो प्रत्येक व्यक्ति है वो समान है। ठीक है, यानी समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी विधि के समक्ष समानता। आपने सुना भी होगा आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता है, कानून रूप से सब समान है, चाहे देश का राष्ट्रपति हो या फिर कांता जैसी घरेलू महिला हो। ठीक है, सभी कानून की नज़र में समान है। ठीक है, ये आपके यहाँ आर्टिकल 70 में ये बात कही गई है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर ऐसे लिख लेना कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला जो है इसे लिख लेना आर्टिकल 14 करके कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, तो आपके सामने एग्जाम्पल भी दे दिया राष्ट्रपति का। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, सेकंड वाला, ये जो है ये आर्टिकल 15 का है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उनके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान के आर्टिकल 15 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 15 में ये बात लिखी गई है। तीसरा आर्टिकल ये कहता है कि भाई जो आपके नियोजन के अवसर हैं या सार्वजनिक जगहों पर जो आपकी आना जाना है वहाँ पर आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। देखिए, ये जो लाइन है अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ और लाइनें ऐड होनी थी लेकिन उन्होंने ऐड नहीं की हैं, लेकिन ये आर्टिकल 16 में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए समानता के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा अधिकार जो आपको दिया गया है, वो है अनटचेबिलिटी का एंड, यानी अस्पृश्यता का एंड। ये आपके सामने आर्टिकल 17 में रखा गया है। तो ऐसे करके आप देख पा रहे हैं सेकंड के 4 सब पॉइंट हो गए। ठीक है, तो आपको समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में 4 प्रदत्त कानूनी अधिकार दिए गए हैं, ये तो संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, इसके अलावा शासन, यानी कि हमारा शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, वो भी समानता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अपने कदम उठाता है। तो उन कदमों की बात करेंगे। देखिए, शासन ने क्या किया है कि संविधान के द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया है। पहला यहाँ पे लागू किया है किसके द्वारा, कानून के द्वारा। दूसरा किया गया सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, यानी हमने जो यहाँ पर समानता का अधिकार है इसको लागू करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध कैसे हैं, एक तो कानूनी अधिकारों के आधार पर, संविधान के आधार पर, दूसरी बार सरकारी योजनाओं के आधार पर। सरकारी योजनाओं के आधार पर आपने देखा होगा
गरीब महिलाओं की शादी, गरीब महिला जो जो परिवारों के बच्चे हैं उनकी लड़कियों की शादी के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। रोजगार के अवसरों में समान यानी प्रोत्साहन दिया जाता है, और बहुत सारे कार्य होते हैं उनमें रिजर्वेशन वगैरह मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो योजना कौन लागू करवा रहा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करवाई, शासन लागू करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके एक तो कानूनी रूप से संविधान में तो चीजें वर्णित ही हैं, इसके अलावा शासन भी प्रयासरत है कि भाई लोक समानता का उनमें स्तर व्याप्त हो, समान बने। ठीक है, तो आप ये चीजें देख पा रहे होंगे थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये योजनाएं जो हैं ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि अब चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। यानी योजनाओं का उद्देश्य यही है। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। योजनाओं का उद्देश्य क्या है? जो सरकार के शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका उद्देश्य यही है कि पहले जो लोगों को अवसर नहीं मिल पाया वो वर्तमान में अब अवसर मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस दिशा में एक कदम यहां पे बताया गया है, ये बताया गया है मिड डे मील के बारे में, यानी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि भाई किस तरह से एमडीएम योजना के तहत हमने ये सब चीजें कवर की हैं। यानी एमडीएम एक एग्जाम्पल दिया है, झलक दिखलाई गई है जो यानी यहाँ पर शासन के द्वारा चलाई गई योजनाओं में से। ठीक है, देखिए एमडीएम मिड डे मील जो योजना है आपकी एमडीएम है, ये जो स्टार्ट की गई थी पहली बार आपके देश में वो 15 अगस्त 1945 को स्टार्ट की गई। 1945 भूल गया, 1995 को, 1995 को। ठीक है, 1945 नहीं, 1995 में। ठीक है, देखिए बेसिकली ये योजना जो एमडीएम है ये रसिया से ली गई थी, यानी आपके रूस से ली गई थी ये योजना, ये वाली। ठीक है, यानी रसिया में ये योजना चल रही थी, वहीं से हमने वो योजना उठाई थी। ठीक है, उसको देखकर कॉपी किया था हमने। 1995 में स्टार्ट तो कर दी गई थी, लेकिन इसका एक समग्र मॉडल नहीं था। समग्र मॉडल का मतलब ये है कि भाई समूचे रूप में भारत में एकीकरण नहीं था। एकड़ से अभिप्राय यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो प्रारूप था हर राज्य इसमें कहीं ना कुछ अपने अपने तरीके से जो क्रियान्वित करवा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, ठीक है, यानी यह योजना भारत में सबसे पहले जब स्टार्ट हुई तो तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई, और 2001 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा गया सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने का निर्देश दिया। क्योंकि रीजन ये हुआ 1995 में स्टार्ट हो गई, कुछ राज्यों ने यानी सबसे पहले आपके तमिलनाडु ने अपना लिया, बाद बाकी राज्यों ने अपनाई नहीं। ठीक है, और बाद बाकी राज्यों ने अपनाया भी तो प्रॉपर वे में कर नहीं रहे थे, तो बाद में स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एप्लीकेबल करनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर अंदर। तो पूर्ण रूप से जो है आपके देश में ये है 2014 के बाद, 2014 बोल गया मैं, 2004 के बाद, 2004 से पूर्ण रूप से आपके देश में लागू हो गई, यानी देश के सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं उन सभी जगह लागू हो गई। ठीक है, तो ये एमडीएम के बारे में कुछ बातें थी। तो एमडीएम कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा उठाया हुआ समानता का कदम था। उठाने का उद्देश्य क्या था, काफी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला उद्देश्य आपको पता होगा कि सरकारी स्कूलों में वही बच्चे पढ़ते हैं जो कि गरीब परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, निम्न वर्ग से आते हैं, वही बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अब उनके सामने दिक्कत ये होती है कि भाई उनके माता पिता या तो काम करते हैं कहीं किसी खेत वगैरह में या फिर दिहाड़ी मजदूर वगैरह हैं। ठीक है, तो उन्हें प्रॉपर में भोजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है भाई बच्चे स्कूल आ ही नहीं पाते हैं, बच्चों यानी कि माता पिता के काम करने की वजह से बच्चे स्कूल आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम पे भोजन बनाने वाला कोई नहीं घर में। ठीक है, तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, या फिर बच्चे स्कूल भी आ जाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे भाई लंच के टाइम पे घर पे गए खाना खाने, अब देखते हैं घर में उनके माता या पिता लौटे ही नहीं है काम से, अब खाना बना नहीं है, तो बच्चे क्या हुए कि बच्चे भाई फिर घर में बैठ के घर से बाहर स्कूल आए नहीं। ठीक है, यानी घर से लौट के स्कूल आए नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है भाई यही सब समस्या देखते हुए जो बच्चे हैं काफी सारे अभिभावक हैं बच्चों को भेजते ही नहीं, उन्हें लगता है कि भाई बच्चों को साथ में रखेंगे तो ये होगा कि देर से देर खाना खिला देंगे, वैसे खाना इन्हें मिल नहीं पाता है। तो ये सब समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे बड़ी बात ये थी जो ड्रॉप आउट हो रहा था स्कूल से, बच्चे जो छोड़ के स्कूल को भाग रहे थे असमय, ठीक है, जो ड्रॉप आउट हो रहा था उसको रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि बस मिड डे मील लागू करने से क्या हुआ कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को यहाँ पर पहली बात तो भोजन मिलेगा। ठीक है, मध्याह्न भोजन मिलेगा, जो भी उन्होंने निर्धारित की है मात्रा उतना भोजन मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आई कि भाई जो स्कूल में नामांकन है, नामांकन भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है प्रोत्साहित होंगे स्कूल में आने के लिए। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई स्कूल में लगभग सभी जातियों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है दलित वर्ग के बच्चे हों, कुछ बच्चे अच्छे घरों के भी होते हैं, उच्च वर्ग के भी बच्चे होते हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे सभी एक साथ बैठ के खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं उनमें समानता की भावना जागृत होगी। ठीक है, तो इस उद्देश्य से एमडीएम योजना को हमारे देश में लाया गया। ठीक है, तो आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर है ये, तो चौथा पॉइंट लिख लेना। ठीक है, कि इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम एमडीएम है, यानी मध्याह्न भोजन व्यवस्था है। स्टार्ट कब हुई? 15 अगस्त 1995 को। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर इसी में सब पॉइंट, इसके अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये चौथे का पहला सब पॉइंट है। सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, और ये पॉइंट सेकंड सब पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना। तो ऐसे करके आपने मिड डे मील के बारे में देख लिया।
रीजन जो मैंने बताया आपको, जो आपके सामने रीजन था वो मैंने आपके सामने कर दिया, ठीक है। नहीं, गरीब बच्चों जो है अधिक से अधिक स्कूल में प्रवेश ले सकें, नियमित रूप से स्कूल आ सकें। और पहले क्या था, बच्चे खाना खाने के लिए घर जाते थे, लौट कर नहीं आते थे। नहीं, कहीं ना कहीं स्कूल ड्रॉप आउट को कम करना है। दूसरी बात यह है कि जातिगत जो पूर्वाग्रह बने हैं बच्चों, ठीक है, स्कूल में, जैसे आपने देखा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, कि भाई उन्हें स्कूल में जो उस स्कूल की कुर्सी मेज पर बेंच पर नहीं बैठाया जाता था, उन्हें अपनी चटाई लेके आनी पड़ती थी, या फिर गेट स्कूल के किवाड़ है, किवाड़ पर जाके बैठाया जाता था, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होंगी। इनका मानना यह था सरकार का कि भाई अगर बच्चों को साथ में बैठ के सामूहिक रूप से भोजन करेंगे तो वहां पर इस तरह की भावनाएं जो होंगी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। नहीं, सरकार का प्रयास तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे, आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते भी होंगे, तमाम जगहों पर आप देखते हैं कि भाई तमाम बच्चों को आपने देखा है। अभी हाल में ही कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा किन जिलों की न्यूज़ थी, कहाँ किस राज्य की न्यूज़ थी, नाम नहीं लूंगा, मैं इंडायरेक्ट में बता रहा हूँ आपको नाम लेने से, क्योंकि उस न्यूज़ को प्रसिद्ध करने वाले पत्रकार महोदय थे उन पर भी FIR हो गई थी, ये मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं, ठीक है। जहाँ का वो वीडियो वायरल हुआ था, तत्काल सरकार ने एक्शन, यानी कि यहाँ पे सरकार ने उस प्राइमरी के जो मास्टर थे उन पर एक्शन नहीं लिया, पत्रकार महोदय पर एक्शन ले लिया था। तो इस वजह से चर्चा में काफ़ी आ गई थी, वो सुर्खियों में आ गई थी। तो क्या हुआ था, वहाँ पर उन्होंने एक जाति विशेष के बच्चों को क्या किया कि वहाँ पर जो है पत्ते होते हैं जो आपके, ठीक है, जैसे केले वाले पत्ते होते हैं, उस पर खाना दिलवा दिया, ठीक है। और कुछ बच्चे वहाँ पर जो स्कूल की प्लेटें वगैरह जो निर्धारित की गई, सरकार द्वारा प्लेटें वितरित की जाती हैं, उन प्लेटों में खाना खा रहे थे। तो जब पत्रकार महोदय ने वहाँ पर 2-3 दिन मुआयना किया, उन्हें लगा पहले दिन कि शायद हो सकता है कि बच्चे आज प्लेट कम पड़ गई हो, तो इसलिए पत्तल की जगह उन्होंने जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो दे दिए। लेकिन जब उन्होंने 2-3 बार में मुआयना किया तो उन्होंने पाया कि लगातार बच्चे उस पर खा रहे थे, यानी पत्तों पर खा रहे थे। तो उन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं जातिगत पूर्वाग्रह यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो वो न्यूज़ जब प्रेषित हुई तो बाद में फिर उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी आई, ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। तो इस तरह की घटनाएं ऐसा नहीं है खत्म हो गई हैं हमारे समाज में, आज भी ये दूषित मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं वो भी इस तरह की जो जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं, ठीक है। देखिए, मैं सभी से यही गुजारिश करना चाहूंगा आप लोगों से, कभी आप अपने स्तर पर कभी सोच के देखना, ठीक है, अपने स्तर पे सोच के देखना। देखिए, मैं भी एक, ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध पर्सन हूँ, आप लोग भी, जो सभी लोग विचार, ऐसा तो नहीं है कोई व्यक्ति विचार ना करता हो, यहाँ पढ़ रहे हैं तो विचार कर रहे होंगे। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि मान लीजिए आप अमीर हैं, ठीक है, और आपके नियर बाई गरीब लोग हैं, या फिर आपके जो भाई हैं परिवार के वो गरीब हैं। अब आपके अगर जो भाई गरीब हैं तो उनको गरीबी से निकालने के लिए आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो बाहर नहीं निकल के आ पाएंगे। यानी कि समाज के जो उच्च वर्ग हैं, उच्च वर्ग को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना पड़ेगा इन लोगों को, तभी इन लोगों के साथ समानता का व्यवहार होगा। यानी हमें उच्च वर्ग को भी अपनी जो भावनाएं हैं, उच्च वर्ग को जो अपनी जो पूर्वाग्रह है उन्हें बदलना पड़ेगा, तब हमारा जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं समानता का अनुभव कर पाएगा। और यकीन मानिए, केवल और केवल कानूनी प्रावधानों से ऐसा बदलाव नहीं आने वाला। स्वयं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने एक लाइन भी लिखी थी, आपने सुनी भी है और आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है, कि कानून हमें जो भी स्वतंत्रता देता है वो तब तक बेकार है जब तक हमें समाज स्वतंत्रता या समानता ना दे। ये हकीकत बात है। यानी कानून से हमें कोई भी स्वतंत्रता मिल गई हो, ये अधिकार मिल गए हो, वो अधिकार मिल गए हो, लेकिन सामाजिक रूप से हम आज भी अगर पूर्वाग्रहों में ग्रसित हों या पिछड़े हुए हों सामाजिक रूप से, तो यकीन मानिए हमें जो भी कानूनी स्वतंत्रताएं मिली हैं वो सभी हमारे लिए निराधार और बेकार हैं, ठीक है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का कथन था। तो आप ये सब चीजें आप देखते भी होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगली लाइन कही गई है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश, उनकी उपस्थिति बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में भी स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। यानी कहने का मतलब वही, इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब यह समझाया जा रहा है किताब में कि आज भी गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बहुत अंतर है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, गरीबों के बच्चे जा रहे हैं। यानी अगर उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति है, यानी कि हाई क्लास का कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे अगर जा रहे हैं तो हो सकता है आर्थिक मजबूरी हो तो बच्चे जा रहे हो, वैसे कोई चाहता ही नहीं है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। तो इस उपेक्षा होने की वजह से क्या है कि आज हमारे यहाँ अव्यवस्था व्याप्त है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा सिस्टम खराब जो है ना, वो आपके प्राइमरी एजुकेशन का ही है, बेसिक एजुकेशन का बोल सकते हैं हम, ठीक है। देखिए, आपके सामने एक विचारणीय तथ्य और मैं बोलूँगा कि बड़ी सोचने वाली बात है, हम सब सोच सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, हम लोग जो अच्छी फैमिली से आते हैं, यानी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वो सरकारी स्कूलों से नफरत करते हैं। यानी प्राइमरी जूनियर वाले जो सरकारी स्कूल हैं इनसे बड़ी नफरत करते हैं, कहते हैं अरे नहीं, यहाँ पे बहुत गरीबों के बच्चे जाते होंगे, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, वैसे बच्चे हैं। लेकिन हम ही लोग जब सरकार के द्वारा जो चलाई गई IIT IIM की बात आती है, या फिर मेडिकल संस्थानों की बात आती है, ठीक है, या फिर एम्स की बात आती है, तो फट से वहां पर लग जाते हैं लाइन में, कैसे भी हमारा नंबर आ जाए इसमें, ठीक है। क्यों लग जाते हैं? ये क्या है? ये एक मानसिकता है आपकी। यानी कि आप इस व्यवस्था को ही सुधार सकते हैं,
आप IIT IIM तो भी सरकार के हैं और ये भी सरकार का ही है, लेकिन आप इसे सुधारना ही नहीं चाहते। यकीन मानिए अगर इसमें भी अच्छे घरों से बच्चे आने लगेंगे इसमें, तो यकीन मानिए इसमें भी सिस्टम सुधर जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है कि यहाँ पर अच्छे वर्गों के घर से लोग आते नहीं हैं, बच्चे आते नहीं हैं। अच्छे घरों से बच्चे आएंगे तो यकीन मानिए वो भी उनके पेरेंट्स बार बार शिकायत करेंगे, बार बार टीचरों को रोकेंगे टोकेंगे, तो यकीन मानिए टीचर जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, गरीब परिवारों के बच्चे, उन्हें कहने सुनने का उन्हें समय नहीं है, बेचारे आते भी हैं तो मायूस होकर लौट जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते कि वो मास्टर ने धमका दिया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बदलाव नहीं आ पा रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल ये है, आपने कभी आप सोच के देखना कि देखिए हमारा ही एक तबका जो है IIT के लिए या IIM के लिए या फिर मेडिकल संस्थान जो गवर्नमेंट के, उनके लिए बड़ा लालायित रहता है कि भाई हमारा कैसे भी करके जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है, उनमें कैसे भी नंबर आ जाए, हम ये तैयारी कर लें वो तैयारी कर लें। तो आप ये कंपेयर कीजिए कि भाई ये भी गवर्नमेंट के हैं, ये भी गवर्नमेंट के हैं। इनमें पहुंचने के लिए आपका हर वर्ग, यानी कि आप अमीर हो गरीब हो, गरीब की बात ही छोड़िए, अमीर से अमीर वर्ग देश का जो है वो इसमें पहुंचने की लालायत रहता है, कैसे भी हमें प्रवेश मिल जाए। फिर भाई लालायत, इसके लिए लालायत क्यों नहीं रहती? प्राइमरी जूनियर के लिए भी लालायत रहो, ठीक है, ये भी तो सरकार का है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो मानसिकता है उस मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम अगर इस पर भी अगर फोकस करेंगे तो यकीन मानिए ये शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पर अगर मैं बोलने पर आ जाऊं तो यकीन मानिए ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा। आप बेहतर जानते हैं, ठीक है, अखबारों में पढ़ते भी हैं क्या स्थिति है बेसिक एजुकेशन की। ठीक है, देखिए यहाँ पर वही कहा गया है कि देश में आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, योगे रीजन क्या है? रीजन ये है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग इसे समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। लोग आज भी कानून को समझते नहीं है, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, इन दृष्टिकोण में परिवर्तन जो है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे आता है। आपको याद होगा कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, उन्हें खत्म होने में सदियां लग गई। ठीक है, यानी कि हम सती प्रथा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब सती प्रथा तत्काल समाज में बंद हुई थी तब उस पर बहुत कड़ी आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन जब धीरे धीरे आज आप वही समाज देख रहे होंगे, लगभग हम 250 साल कवर कर चुके हैं, 250 साल आगे पहुंच चुके हैं, तो आज देख रहे होंगे सती प्रथा का देश में नामो निशान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये जो समानता असमानता वाली खाई है कम नहीं होगी, बंद नहीं होगी, पटेगी, बिल्कुल बिल्कुल खाई ये पट जाएगी। लेकिन पटने का रीजन यही है कि जब आप शिक्षित होंगे, समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं एक दिन ये जाति पात, धार्मिक भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। शिक्षित बनाएंगे तो हमारे बच्चे अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे, किसी भी वर्ग के हों। ठीक है, चाहे आप उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के बच्चे हों, आप अधिकारों की बात तभी कर पाएंगे जब आप पढ़े लिखे शिक्षित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वो जाति, धर्म, अपंगता, यानी कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है, असक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम है, मान लीजिए डिसेबल्ड पर्सन है या दिव्यांगजन है, उसके साथ होता है, महिला के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो असमानता का व्यवहार ही करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विभागों में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा उनका हरेसमेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। तो तमाम तरह से सरकार प्रयासरत भी है, जो कानून भी प्रयासरत है कि भाई इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें, लेकिन फिर भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है और केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। यानी इन्होंने ये बिल्कुल बात सही कही है कि किसी व्यक्ति की जो गरिमा यानी आत्मसम्मान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी हर व्यक्ति का अपना अपना आत्मसम्मान है, और मान लीजिए आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचती है तो यकीन मानिए व्यक्ति को पूरा जीवन उसका निराधार हो जाता है, पूरा जीवन वो है कहीं ना कहीं ठोकर खाता रहता है, कहीं ना कहीं पूरे जीवन में वो एकदम नगण्य हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सबको आत्मसम्मान को दाव पर नहीं लगाना है। ठीक है, यानी आत्मसम्मान को अपने जीवित रखना है। यानी आत्मसम्मान हमारा जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं। ठीक है, हम भी सम्मानजनक तरीके से समाज में रह सकते हैं। तो पहला तो कथन इनका ये है। दूसरा कथन इनका ये आता है ये वाला कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, लेकिन व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। यानी यकीन मानिए अगर आप साहसी व्यक्ति हैं और प्रबुद्ध वर्ग हैं और लेकिन आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है तो यकीन मानिए आपका जीना ही बेकार है। हकीकत बात है, आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान चाहे रिश्तों में हो, परिवार में हो, समाज में हो, एक अपनी अलग वजूद होता है। आपने देखा होगा जैसे आप
एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं कि भाई तमाम जगह देखते हैं कि भाई जो पति जो हैं यानी कि हस्बैंड वाइफ है, उनमें बीवियां जो उनकी हैं वो हस्बैंड को बिल्कुल कुछ नहीं समझती हैं। इस वजह से तमाम लोग उपेक्षा के शिकार होकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इस ओर उन्मुख हो जाते हैं। या फिर काफ़ी सारी महिलाएं जो होती हैं उन्हें जब लगातार प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी लोग महिलाएं जो होती हैं आत्महत्या कर लेती हैं। क्यों कर लेती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती है, तब वो इस ओर उन्मुख होती हैं। जबकि आत्महत्या बिल्कुल बहुत बड़ा महापाप है, ठीक है। आत्महत्या आदमी तब करता है जब चारों ओर से उसे लगता है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर भी हम जब हार मान लेते हैं, ठीक है, तब हम ऐसे कदम उठाते हैं। तो हमें हार नहीं माननी है। कोई व्यक्ति हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसे प्रत्युत्तर देना है, जवाब देना है, ठीक है, हमें ऐसे लौटना नहीं है। तो वही बातें इन्होंने कही हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, ये तो आपने प्रजातंत्री समाज में हमारे यहाँ देख ली, समानता की बात कैसे कही गई, कितना हमारे यहाँ अमल किया गया, वो बात आपने देख ली। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के लोकतंत्र में यह समानता हो, हमारे यहाँ के लोकतंत्र में ही समानता के मुद्दे विचार हो रहा हो। हमारे यहाँ संसार के जो अधिकांश देश हैं, लोकतांत्रिक देश, वहाँ पर समानता के मुद्दे पर एक लंबा संघर्ष चला है, हर जगह चला है। चाहे वो मतदान के आधार पर चला हो, महिला पुरुष का चला हो, महिला पुरुष सशक्तिकरण का चला हो, ठीक है, या जो अफ्रीकी काले लोग हैं यानी नीग्रो जिन्हें बोलते थे उनके अधिकारों की बात हो, हर ओर संघर्ष चला है, ठीक है। यहाँ पर यही कहा गया है। देखिए, अगर हम यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो यहाँ अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज यहाँ पे गुलाम थे और ये अफ्रीका से लाए गए थे, ये आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगा कि आज अमेरिका इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है, फिर भी अमेरिका में कभी कभार ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे इन्हें लगता है कि बाकी में हमारे यहाँ आज भी असमानता खत्म नहीं हुई है। अब देखिए, ये कहानी स्टार्ट कब होती है? ये कहानी स्टार्ट होती है 1950 के दशक से, ठीक है। वहाँ पर इस आंदोलन ने यानी अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग हैं, इनके आंदोलन के लिए, अधिकार के लिए एक यहाँ पर बल पकड़ा। बल इसलिए पकड़ा क्योंकि इनके साथ भी व्यवहार वही होता था, यानी कि बस में यात्रा करते समय इन्हें सबसे पीछे बैठना पड़ता था, और कोई वहाँ पर जब गोरा व्यक्ति बैठना चाहे सीट पर तो उन्हें अपने सीट से उठना पड़ता था, ठीक है। और इनके स्कूल वगैरह अलग होते थे, वही सब चीज़ें, जो सुविधाएं वगैरह वो भी इनके बिल्कुल बहुत कम मिलती थी। तो यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम है रोजा पार्क्स, ठीक है। ये एक अश्वेत महिला थी, अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, और ये, ठीक है, 1 दिसंबर 1955 को अपने काम पर जा रही थी, ठीक है। एक गोरा व्यक्ति इनके पास में आया, उन्होंने इससे सीट मांगी, ठीक है, उसने कहा खड़ी हो जाओ, लेकिन ये अपने सीट से खड़ी नहीं हुई। इसी के बाद से यानी इनके इस दिन के इनकार के बाद से अफ्रीकी अमेरिकन जो है असमानता के लिए एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट ये कहलाया संसार में, ठीक है। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। यानी यूएसए में 1964 में जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, इसने वहां पर नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को यहां पर प्रतिबंधित कर दिया, ठीक है। और यहां पर वही सब बातें लिखी हुई हैं, तो अब आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर नोट करेंगे आप पहला पॉइंट कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के अंतिम दशक में, ठीक है, अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। पहला पॉइंट आपका इस तरह से होगा, सही, ठीक है, ठीक है। यहां पे इसी में सब पॉइंट, यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था, ठीक है। यानी कि इस तरह के इनके साथ भेदभाव होते थे, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे रोजा पार्क्स, ठीक है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट 1 दिसंबर 1955 को, ठीक है, यानी ये काम करके लौट रही थी और इन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया, ठीक है। और इसी के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन ने सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। इसी भाषा में आप लिख लेना, ठीक है। इसी में सेकंड का सब पॉइंट लिखेंगे आप कि 1964 में, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट 1964 के ये अधिकार में यहां से लेकर यहां तक लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ऐसे करके आपने अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट जान लिया, ठीक है। यानी कि यहां पर भी वही असमानता थी। अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने में समर्थ नहीं रखते हैं, यानी यहां पर जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे वो आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा गरीब थे,
ठीक है, यानी हर तरफ से पिछड़े हुए थे। तो जब सिविल राइट्स मूवमेंट आरंभ हुआ 1964 में, उन्हें अधिकार मिले, तो अब धीरे धीरे करके वो भी वहाँ पर मुख्य धारा में आए। और आपको पता होगा कि आपके अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बनने वाले अश्वेत व्यक्ति जो थे वो बराक ओबामा थे। ठीक है, आपने पढ़ा भी है उनके बारे में, देखा भी, उनका कार्यकाल देखा भी होगा। तो ऐसे करके असमानताएं ऐसा नहीं है केवल हमारे भारत में व्याप्त थी, लगभग संसार के हर देश में असमानताएं रही हैं। ठीक है, तो उन असमानताओं को यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यहाँ पे बताया गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध इन सब में से कोई विभेद नहीं करेगा और कोई नागरिक केवल इसके आधार पर, किसी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में या फिर इनमें, ठीक है, तो इनके साथ स्नान घाट वगैरह के साथ यहाँ पर इनमें विभेद नहीं किया जाएगा, इन्हें रोका नहीं जाएगा। इन अनुच्छेद 15 का ही अंश है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यहाँ पर जो मैंने वहाँ पे भूलवश बता दिया है, अब मुझे यहाँ पर याद आया इसे देखकर, भूलवश मैंने यहाँ पर इसे आर्टिकल 16 बता दिया। आर्टिकल 16 नहीं है ये वाला पोर्शन, ये आर्टिकल 15 में ही आ जाता है। यानी कि ये वाला पोर्शन जो बताया गया था कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं, ये आर्टिकल 15 में ही आ जाएगा। आर्टिकल 16 यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, वो भूलवश बता दिया था क्योंकि क्रम में चल रहा था तो बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर इसी में ही ये आर्टिकल 50 में ही आ जाएगा ये। ठीक है, इसके सेकंड पैरा में। ठीक है, यानी कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जन्म स्थानों, इनमें किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों प्रवेश, पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 में ही आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ संशोधन कर लेना, आर्टिकल 16 में आर्टिकल नहीं है वो। ठीक है, वहाँ पे भूलवश हो गया है तो मैं यहीं पर संशोधन करवा दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र के समक्ष चुनौती। देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता है। यानी कि हमारे यहाँ भी ये आप दिख रहे होंगे कि हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ देखा गया, हम लोग समानता की बात करते आए और हमारे यहाँ कुछ ऐसे वर्ग भी थे, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने लोकतंत्र की अवधारणा को चुनौती दी, क्योंकि वो लोग भी मौजूद थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सामने ये निकल के आया कि हम लोग समान नहीं हैं। ठीक है, यानी हम लोग जो कहते हैं कि हमारा विविधतापूर्ण देश है, यकीन मानिए कभी कभी हमारे यहाँ की जो विविधताएं हैं वो जी का जंजाल बन जाती हैं। जी के जंजाल का एक लोकोक्ति है, यानी मुहावरा बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि विविधताएं, हम कहते तो विविधताओं से समृद्ध देश है, लेकिन हमारे यहाँ हकीकत ये है कि भाई विविधताओं से समृद्ध होने के बावजूद भी हमारे यहाँ समानता नहीं है। हर पल आपको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, नस्ल के आधार पर भेदभाव के बारे में बताते हैं हम। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ जब पूर्वोत्तर भारत, यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, आपके पूर्वोत्तर भारत वाले राज्य हैं, 7 7 सिस्टर्स जिन्हें बोला जाता है, उन राज्यों का कोई भी कैंडिडेट जब हमारे दिल्ली वगैरह में या फिर किसी राज्य में भ्रमण करने जाता है तो हम उसे चिढ़ाते हैं, भाई चीनी है ये, वो है, नेपाली है, ये है, इस तरह से उन्हें चिढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी बार बार उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। और आप उनके साथ ऐसे भेदभाव, उनके साथ तमाम तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं, अखबारों वगैरह में देखते भी होंगे, सुर्खियों में भी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग विविधता में एक हैं। यकीन अगर उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ लोकतंत्र में ये विविधता वाला अर्थ है, कहीं कहीं कभी ना कहीं एक इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि हम बाकी में विविधताओं समृद्ध तो हैं, लेकिन हम विविधताओं में एक नहीं है। ठीक है, विविधता में एकता का अनुभव नहीं कर पाते हैं वास्तविक अर्थों में। ठीक है, यानी हम लोग कहते तो हैं हम विविधता में एकता है, लेकिन हकीकत में ये है कि हमारे यहाँ जो विविधता है उसमें हम एकता का अनुभव बहुत ही कम कर पाते हैं, बहुत ही कम बार में देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादातर हमें जो है समानता के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। तो यकीन मानिए ये संघर्ष उस दिन एंड होगा, ऐसा नहीं है एंड नहीं होगा, एंड जरूर होगा। हर चीज एंड हुई है, अंत हर चीज का होता है, एंड होगा। एंड तब होगा जब आप सभी लोग पढ़ लिख जाएंगे और अपने पूर्वाग्रहों को एक और दरकिनार कर देंगे, साइड में निकाल देंगे। तो यकीन मानिए हमारे बीच समानता है, समानता भी व्याप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पूरा भरसक प्रयास है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड हो। ठीक है, ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए ताकि जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। अभी मुझे फिलहाल में कुछ दिनों से थोड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है कि पहले जो आप में से अच्छा खासा रुझान दिखा रहे थे, डेली लगभग 1 से लेकर 2000 लोग डेली वीडियो को देख रहे थे, उससे मतलब आनंदित हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी कमी मुझे आपको यही देखकर यही लगती है कि आप लोग कहते होते हैं कि सर आप स्टार्ट कीजिए, फलाना कोर्स ये करवाइए, वो करवाइए। शुरुआत में तो रुझान दिखाते हैं, शुरुआत में तो आप एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ आप लोग पीछे हटते जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप रुचि नहीं है आप में, या फिर आपको ये लगता है कि समय की बर्बादी हो रही है? देखिए, यकीन मानिए अगर आप रुचि नहीं दिखाएंगे तो यकीन मानिए आपका बेस कभी क्लियर नहीं होगा, आपको रुचि दिखानी पड़ेगी। ठीक है,
तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग वीडियो को देखा कीजिए और मुझे प्रत्युत्तर भी दिया कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।